नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो बेटे लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अल्टरनेटिंग करंट की जो बेटे वैल्यू होती है हाफ फुल साइकिल के लिए वो तुम्हारी ज़ीरो होती है। बट अगर मैं बात करता हूँ हाफ साइकिल की तो वो वाली वैल्यू बेटे 2I0/पाई होती है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो आपका टाइम वेरिंग करंट था उसकी जो इक्वेशन होती है बेटे होती है I बराबर I0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। सिमिलर वे में जो तुम्हारे पास अल्टरनेटिंग पोटेंशियल होता है उसका जो इक्वेशन होता है बेटे वो कितना होता है A0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इस बात की चर्चा हम कर चुके थे। और अगर मान लो मुझे किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का बेटे मीन निकालना है तो उस मीन को निकालने के लिए मैं क्या करता था बेटे, ये मीन का सिंबल था तो यहाँ पे मैं क्या करता था बेटे, इंटीग्रेशन करता था। किसके लिए इंटीग्रेशन कर रहा था भाई, मैं करता था बेटे यहाँ पे उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंटू में dt डिवाइड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो यहाँ पर मैंने आपको किस चीज़ का मीन निकाल करके दिखाया, मैंने आपको मीन निकाल करके दिखाया बेटे इलेक्ट्रिक करंट का, मतलब इस वाली वैल्यू का। और ये कौन सा करंट आपका, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। तो इस बात की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, अब बेटे मैं आपको लोगों को अगर एक क्वेश्चन दूं कि आप लोगों को ना इस आई स्क्वेयर का मीन निकालना है। किसका मीन निकालना है बेटे, आई स्क्वेयर का। तो आई स्क्वेयर कितना बना बेटे, आई स्क्वेयर जो बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, वो बनेगा भाई कितना, I0 स्क्वेयर इंटू में साइन स्क्वेयर ओमेगा टी के बराबर बनेगा बेटे। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब मुझे इसका मीन निकालना है, तो इसका मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटे, तो इसका मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो देखो आपने क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया भैया, इसका स्क्वायर कर दिया। अगर आपने इसका स्क्वायर करा, अब मैं बोल रहा हूँ इसका मीन निकालो। तो मीन निकालने के लिए बेटे इसको ऐसे लिखोगे, फिर आप क्या लोगे बेटे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू में बेटे dt डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ क्या करोगे बेटे, dt कर दोगे। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये चीज़ मीन निकालने का तरीका आप सभी को मालूम है कि मीन हम किस तरह से निकाला जाता है। अब देखो भाई, मैं क्या करता हूँ, इस आई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देता हूँ। और ये जो मैं मीन वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, मैं कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहा हूँ। तो कंप्लीट साइकिल जो होती है वो 0 से लेकर के t तक की होती है, 0 से लेकर के t तक की होती है। तो जो मैं मीन वैल्यू निकाल रहा हूँ वो मैं पूरे की पूरी एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहा हूँ। तो जब आप लोग आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास देखो I0 का स्क्वायर है भाई, वो I0 का स्क्वायर तो क्या आएगा बेटे, बाहर आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ किसके बराबर बेटे, वो आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में dt डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ बेटे dt। अभी जो इंटीग्रेशन लेना आपको, जो टाइम लिमिट लेनी है वो 0 से t, मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पे बेटे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने मीन निकालना है। पहले मैंने स्क्वायर किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ उसका बेटे मीन निकाल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टेप लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप है मीन। तो चलिए देखते हैं कि मीन कैसा सा आएगा। अब देखो, अब इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बेटे क्या करने वाले हैं, देखो मैं इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है उसको ज़रा ध्यान से देखो कि जो मैथमेटिक्स में बेटे साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी वो किसके बराबर होता है बेटे, वो होता है 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय में 2 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर। तो पहले मैं उसको इस वाली क्वांटिटी के अंदर लिखने की कोशिश करूँगा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय में 2। ध्यान देखिए, अगर यहाँ पे ओमेगा टी है ना तो एंगल का यहाँ पे डबल हो जाता है, और ये फॉर्मूला आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा बेटे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, तो यहाँ से जो आई स्क्वायर आएगा उसका जो मीन आएगा किसके बराबर आएगा, देखिए I0 स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, एक कांस्टेंट टर्म है बेटे, एक कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर आ गई। अब साइन स्क्वायर की जगह मैंने कितना पुट कर दिया, देखो मैंने साइन स्क्वायर की जगह कितना पुट करा, 0 से लेकर के t तक। ये जो 2 आएगा वो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर कितना बचेगा बेटे, वो बचेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू में dt और डिवाइडेड बाय में dt डिवाइडेड बाय में बेटे कितना आने वाला है, वो ऑब्वियस सी बात है भैया आने वाला है। dt का इंटीग्रेशन करोगे पूरे t के लिए तो तुम्हारे पास वो t ही वैल्यू दे देगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ वैल्यू बेटे कितनी, चलो मैं पूरा कर देता हूँ। dt का इंटीग्रेशन में कितना बना बेटे, t बनेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। तो जब आप लोग इसकी लिमिट पुट करोगे तो t माइनस 0, तो कैपिटल T यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको बेटे 2 स्टेप्स में तोड़ रहा हूँ। I0 स्क्वायर ऑलरेडी है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिवाइड बाय में 2 है, और ये इसके नाम का यहाँ पर ये t आ गया। अब इंटीग्रेशन को मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, किस किस में, 1
1 dt, ये तेरी पूरी ब्रैकेट चल रही है ऐसे मान के चल, माइनस के, अब ये भी तो है बेटे इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू में बेटे कितना आएगा, वो dt आएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t तक। यहाँ पे भी टाइम पीरियड कितना है बेटे, 0 से लेकर के t तक। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं वैल्यू देखता हूँ बेटे कितनी आएगी, देखो यहाँ पे वैल्यू आ रही है आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2t, ठीक है। अब अगर मैं इसका dt का इंटीग्रेशन करता हूँ तो डेफिनेटली बेटे वो t आएगा, ये बड़ी ब्रैकेट आपके पास, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटे, t आएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t तक। अब ठीक है, माइनस के, अब इस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना था बेटे, वो आता है साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय में 2 ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोस का जो इंटीग्रेशन होता है बेटे वो कितना होता है, कोस थीटा का वो साइन थीटा ही होता है, माइनस नहीं होता, वो साइन थीटा ही होता है। और लिमिट आप कहाँ से कहाँ पुट करोगे, 0 से लेकर के टी तक। तो ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से देख भाई, क्या कि भाई आई नॉट स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर चल रहा है, कोई शक वाली बात नहीं है। टी माइनस 0 तो यहाँ पर तो आएगा भाई टी, पक्की बात है, माइनस के। उसके बाद देखो ये 1/2 ओमेगा बेटे मैंने बाहर ले लिया कॉमन, और अंदर वाला जो चीज़ है, अंदर वाला क्या है, वो है साइन ऑफ 2 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटे, होती है 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू में बेटे स्मॉल टी, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के टी तक। तो इतना हमारा काम हो चुका है। तो ज़रा ध्यान से देख, ये कितना बना बेटे, ये बनता है आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय में 2t इंटू में बेटे कितना आया, कैपिटल टी माइनस 1/2 ओमेगा, ऑलरेडी चल रहा है साथ साथ। अब देखो, तो तुम पहले क्या करोगे बेटे, तुम इस स्मॉल टी की जगह ये कैपिटल टी पुट कर दोगे, तो कितना आंसर है बेटे, वो आएगा साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू बेटे स्मॉल टी की जगह तो कितना पुट कर देगा, ये वाला टी पुट कर देगा, फिर माइनस करेगा अपर माइनस के लोअर लिमिट। तो जब तू पुट करेगा तो वो तेरा साइन 0 ही बन जाएगा। कितना बने बेटे, साइन 0 ही बनेगा। इसको मैं एक नई ब्रैकेट में ले लेता हूँ, सपोज करो आपने ये वाली ब्रैकेट ले ली, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उस चीज़ को, साइन ऑफ 0 बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देख, टी ने टी को मार दिया, साइन 4 पाई वो कितना होता है बेटे 0, तो यहाँ पे कितनी टर्म आएगी, ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी, तुम्हारी बन जाएगी 0, और ये वाली भी कितनी बन जाएगी बेटे, साइन 0 0 होता है। तो तुम्हारे पास ये वाली जो टर्म है ना, सारी की सारी 0 हो रही है, ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन करोगे। तो ध्यान से देख, जो टर्म आई तेरे पास वो कितनी आई भाई, इसकी मल्टीप्लाई से करेगा तो टी को मार देगा, तो यहाँ से जो आई स्क्वायर आ रहा है उसका जो मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, वो आ रहा है आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय में 2। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आपके पास बेटे आई स्क्वायर जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है बेटे, वो आ रहा है आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 के बराबर आ रहा है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो यानी कि अगर मुझे आई स्क्वायर का मीन निकालना पड़ जाए तो हमारे पास ये वाली क्वांटिटी आएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटे, हम लोगों ने आई लिया था, आई का वैल्यू कितना था, आई इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी था, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट था। फिर हमने क्या करा, उस करंट का क्या कर दिया बेटे, स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया भाई, हमने स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर के बाद हमने क्या करा बेटे, उसका मीन कर दिया। तो जो मीन आया था, तो मीन के लिए बेटे मैंने ये, और पिछले ही जो पार्ट था इसका उसमें मैंने निकाला था कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी बेटे, आई नॉट स्क्वायर बाय में 2 आई थी। तो ये मैंने क्या करा बेटे, उसका मीन कर दिया। क्या कर दिया भैया, मीन कर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं क्या करता हूँ, इसका बेटे क्या कर देता हूँ, रूट कर देता हूँ, तो उसका रूट कर दीजिए। तो ये आई स्क्वायर है बेटे, आई स्क्वायर का तो मीन है, तो इधर भी आप रूट करोगे डेफिनेटली। तो जैसे आप बेटे रूट करोगे तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2, तो जब इसको बाहर निकालोगे तो आपके पास आंसर है बेटे आई नॉट डिवाइड बाय में √2। कितना आएगा, आई नॉट डिवाइड बाय में √2। तो आपने क्या कर दिया भाई, ये रूट कर दिया। अब ज़रा ध्यान से देख, पहले मैंने आई लिया, आई का हमने स्क्वायर किया, फिर हमने उसका मीन किया, फिर हमने क्या करा बेटे, रूट कर दिया। अब जो वैल्यू आई है ना, उस वैल्यू को मैं क्या बोलने वाला बेटे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कौन सी वैल्यू बोलूँगा भाई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और उसको मैं क्या किसके बराबर लिखता हूँ बेटे, मैं उसको लिखता हूँ IRMS के बराबर। किसके बराबर लिखते हैं बेटे, IRMS के। तो जो करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो किसके बराबर है बेटे, वो होता है आई नोट क्या बेटे, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय में √2 है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आप लोग इसको फर्दर सोल्व करते हो तो आता है बेटे 0.707 इंटू में आई नोट। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो।
और ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। किसके लिए भाई? करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए। तो जब हमने ये क्वेश्चन किया, बेसिकली क्वेश्चन नहीं है ये हमारा क्या भाई, ये हमारा बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की फाइंड आउट करने का तरीका है। कब? जब हमने टाइम पीरियड कितना लिया बेटे, 0 से लेकर के कितना लिया है, टी लिया है। तो जब आप टाइम पीरियड 0 से टी लोगे तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक करंट की वो कितनी आएगी भाई? वो आएगी I0/√2। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर आप लोग टाइम लिमिट लोगे बेटे 0 से लेकर के T/2, तब भी जो आपकी वैल्यू आएगी IRMS वो कितनी आने वाली है बेटे? वो तभी भी I0/√2 आने वाली है। और ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आपको देखना है कि भाई 0 से T के लिए भी यही वैल्यू आ रही है और इसके लिए भी यही वैल्यू आ रही है। अब मेरे लिए जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है बेटे वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है। ठीक है, किसके कंपैरेटिवली? मीन वैल्यू के कंपैरेटिवली। याद कीजिए, जो मीन वैल्यू आई थी हाफ फुल साइकिल के लिए तो 0 थी, बट अगर मैं बात करता हूँ ना आई मीन का, मतलब करंट की जो मीन वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी भाई? वो आई थी 2I0/π। तो इसके कंपैरेटिवली मेरे लिए ये हाफ साइकिल के लिखा मैंने 0 से लेकर के T/2, तो क्योंकि फुल साइकिल के लिए तो वो 0 थी। तो मेरे लिए बेटे ये वाली टर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है IRMS। सिमिलर वे में जब आप लोग बेटे ERMS निकालोगे, ERMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, वो कितनी आई बेटे? वो आएगी E0/√2। तो ये भी आपके लिए क्या बेटे? होमवर्क है, आपको करके देखना है। क्यों? क्योंकि E का वैल्यू कितना बेटे? E का वैल्यू होता है E0 × sin ऑफ ω/t। और सिमिलर वे में अगर आप इसका मीन वैल्यू निकालना चाहते हो पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ई स्क्वायर किसके बराबर आएगा? E0 स्क्वायर × sin स्क्वायर ω/t। और जब आप इसका मीन करोगे तो मीन का मतलब क्या भाई? इसका मीन का मतलब, इसको मैंने इस तरह की ब्रैकेट में बंद कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो चाहे तो आप लिमिट 0 से t लीजिए या 0 से लेकर के T/2 लीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो पक्का E0/√2 आएगा। तो ये भी आपके लिए क्या भैया? होमवर्क है, और आपको करके देखना है कि क्या हमारा आंसर E0/√2 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये IRMS और ERMS हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए। अब सबसे पहले तो मैं ये पढ़ाऊँगा कि भाई हमारे लिए जो RMS वैल्यू है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसा कि बेटे मैं आपको 3rd चैप्टर में समझा चुका हूँ कि हम लोग बेटे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, कौन सा बिल भरते हैं भाई? इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल किस चीज़ का होता है बेटे? वो होता है हमारे पास एनर्जी का। किसका होता है भाई? एनर्जी का। और अगर मान लो आप लोगों को मैंने समझाया था कि अगर आप एक डीसी बैटरी लेते हो, उस डीसी बैटरी को एक रेजिस्टेंस से अप्लाई करते हो, तो ये रेजिस्टेंस बेटे एनर्जी खाता है। और वो कितनी एनर्जी खाता है बेटे? उसको हमने हीट डिसिपेटेड से लिखा था। तो हीट डिसिपेटेड का मतलब ये नहीं कि वो गर्म हो रहा है, ऐसा मान के चल कि बेटे वो एनर्जी खा रहा है। अगर ये करंट छोड़ रहा है आई, तो आपके पास यहाँ पे क्या है बेटे? यहाँ पे आएगा I²। अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो यहाँ पर आएगा R, और T टाइम के लिए अगर वो चला है तो I²RT इतनी सारी वो हीट खाएगा और हमें इसी का ही बिल पे करना पड़ेगा। अब अगर बेटे मैं इसी रेजिस्टेंस को किससे अप्लाई करूँ? अल्टरनेटिंग करंट से अप्लाई करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट ले लिया, ये रेजिस्टेंस है हमारा, और उसके क्रॉस में हमने कौन सा करंट लिया बेटे? अल्टरनेटिंग करंट ले लिया, ये वाला। अब इसका जो इक्वेशन है वो कितना बेटे? वो है E बराबर E0 × sin ऑफ ω/t। ठीक है, और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट तेरा टाइम वेरिंग करंट है, और वो किसके बराबर है बेटे? वो है I0 × sin ऑफ ω/t के बराबर है। तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा ध्यान से सुन बेटे, ये टाइम के साथ साथ क्या करेगा? वेरी करेगा। तो और इसकी जो वेरिएशन होगी डेफिनेटली वो कुछ इस फॉर्म की होगी। ठीक है, तो पहले तो बेटे मैं क्या करूँगा? स्मॉल अमाउंट में हीट निकालूंगा। किसके क्रॉस में? इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में। ठीक है, तो वो जो हीट आएगी वेरी स्मॉल अमाउंट में, वो किसके बराबर आई बेटे? वो आएगी, देखो आई यहाँ पे तो कांस्टेंट करंट था। बेसिकली अगर मैं इसको कैपिटल आई से लिखूँ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पे जो बेटे करंट है ना वो कांस्टेंट करंट है, बट यहाँ पे करंट कैसा है बेटे? वेरिएबल करंट है। तो पहले मैं स्मॉल अमाउंट में हीट निकालूंगा जो ये रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा। वो किसके बराबर आए बेटे? वो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, तो कितना आना चाहिए बेटे? होना चाहिए I² R इंटू में बेटे कितना आना चाहिए? वो dt आना चाहिए। तो कोई शक वाली बात नहीं है भाई इसके अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगर मैं तुझे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ भाई, कि भाई मुझे तो टोटल हीट निकालनी है, तो टोटल हीट मतलब कि इसने टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। तो डेफिनेटली टोटल के लिए आप
क्या करने वाले हो, इंटीग्रेशन करने वाले हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास बेटे टोटल एच आ जाएगी। टोटल एच ये पता कौन सी है, जो एच ये है जो ये हीट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जिसका हमें बिल पे करना है। तो अब ध्यान से देखो बेटे, मैंने क्या करा यहाँ पे इस एच को ना, ज़रा ध्यान से देखो कि मैंने आर को ले लिया बेटे बाहर, यहाँ पे अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचता है इंटीग्रेशन आई स्क्वायर इंटू में डी टी। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने क्या करा, अब जो लिमिट लेते हैं वो 0 से कैपिटल टी की तो लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या करा बेटे, इस वाली टर्म को ना डी टी से तो डिवाइड कर दिया, और डी टी से ही मैंने क्या करा बेटे, मल्टीप्लाई कर दिया। डी टी से डिवाइड और डी टी से मल्टीप्लाई, कितने से टाइम कितना तक बेटे, 0 से लेकर के टी तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं तुझे बोलूँ कि भाई कि जो तेरे पास आई स्क्वायर का मीन आया था, ये आई स्क्वायर था, इसका मीन ये वाला था, किसके बराबर आया बेटे, वो आया था इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, हमने टाइम लिया था 0 से टी, 0 से लेकर के कैपिटल टी तक। ध्यान से देख, ये वाली जो टर्म आ रही है, ये वाली जो बेटे टर्म आ रही है, वो किसके बराबर आ रही है बेटे, वो आई स्क्वायर आर के बराबर आ रही है। किसके बराबर आ रही है, आई स्क्वायर आर, मतलब उसके मीन के बराबर आ रही है वो। ठीक है, मीन वैल्यू के बराबर आ रही है। तो जब तू यहाँ पे जब तू बेटे यहाँ पे पुट करेगा तो बेसिकली तेरे पास वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आई बेटे, आएगी आई स्क्वायर आर एम एस ही तो आएगी ये डेफिनेटली। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो आएगी, रूट मीन स्क्वायर था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे बेटे हमने खाली आई आर एम एस लिखा था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली ये स्क्वायर ही तो बनेगा उसका, इसमें कोई शक वाली बात नहीं भैया। तो ये वैल्यू किसकी आ रही है बेटे, यहाँ पे आएगा आर, यहाँ पे कितना है बेटे, इस पूरी टर्म की जगह कौन सी टर्म आ गई, यहाँ पर आती है बेटे आई स्क्वायर आर एम एस आ जाती है यहाँ पे, इंटू में डी टी का इंटीग्रेशन कितना बना बेटे, कैपिटल टी बना। तो कहने का मतलब ये है क्या कि भाई जो आप एनर्जी या जो आप बिल पे कर रहे हो ना, उसके अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है बेटे, वो आ रही है आई आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर आ रहा है। इसी वजह से क्या है, ये वाली टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम बेटे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को पढ़ते हैं। एक बात तो पहला पॉइंट तो ये आप याद कर लीजिए कि जो आप बेटे एनर्जी या बिल पे करते हो ना, उस बिल को निकालने के लिए हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का रूट मीन स्क्वायर होता है जो करंट का, उसका स्क्वायर चाहिए होता है। तो इसी वजह से क्या है, उसकी ये वाली वैल्यू हमें पढ़नी पड़ती है। ओके, और इसी वजह से बेटे ये इंपॉर्टेंट टर्म भी है। और इस आरएमएस वैल्यू को पढ़ने का बेटे क्या लॉजिक होता है उसके बारे में समझाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बेटे आपका बेटे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है जो अल्टरनेटिंग करंट से चलता है ना, तो उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, उसके ऊपर लिखा होता है बेटे ये 220 वोल्ट कोमा में 50 हर्ट्ज़। तो 50 हर्ट्ज़ का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ कि इंडिया में बेटे जो करंट की फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़ होती है। मैंने आपको बताया था कि ये 220 वोल्ट क्या है बेटे, ये बेसिकली जो 220 वोल्ट उसके ऊपर लिखा होता है ना, ये तुम्हारी कौन सी वैल्यू होती है बेटे, ये तुम्हारी ERMS वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है बेटे, ERMS वैल्यू होती है। ठीक है, ध्यान से देख, जो तेरा ERMS है वो किसके बराबर है बेटे, E0/√2 के बराबर है। और मुझे मालूम है कि जो E का इक्वेशन चलता है वो हमारे पास चलता है बेटे E0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर होता है। ये कौन सा सोर्स है बेटे, अल्टरनेटिंग सोर्स है बेसिकली। ठीक, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुन क्या कि बेटे कि मान ले कि तूने क्या करा, तू चाहता है कि मेरे पास इस E0 की वैल्यू आए जो अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है जो हमारे घरों में आ रही है। तो वो कितनी वैल्यू आई बेटे, देखो ERMS की वैल्यू कितनी है, वो तेरे पास है 220 वोल्ट, और किसके बराबर है बेटे, वो है E0/√2 के। जब तू यहाँ से E0 की वैल्यू देखेगा तो आंसर आया तेरे पास कितना बेटे, √2 इंटू 220। तो E0 की जो वैल्यू आएगी कितनी आई बेटे, वो आएगी 314 वोल्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग करंट की आपके घरों में जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ना, मैक्सिमम कौन सी वाली बात कर रहा हूँ भाई, अल्टरनेटिंग जो EMF है वो आपके पास इस तरह से चलता है, मतलब जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल होता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटे, वो आपके पास 314 वोल्ट होती है। कितनी होती है बेटे, 314 वोल्ट होती है। अब जबकि ये जो 220 वोल्ट है ना, ये कौन सी वैल्यू है बेटे, ये तुम्हारी ERMS है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की RMS वैल्यू है बेटे ये। ठीक है, ओके। तो जो आपके ये लिखी होती है ना, ये बेसिकली कौन सी वैल्यू बेटे, ये ERMS वैल्यू होती है। अब मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट मायने इसलिए रखती है बेटे, क्यों रखती है मायने ये इसलिए रखती है क्योंकि भाई जैसे मान ले कि तेरे पास एक बेटे DC सोर्स है, ओके, वो V वोल्ट का है, कोई शक वाली बात नहीं है, वो I करंट जनरेट कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो उसके अंदर बेटे वो जो रेजिस्टेंस जो हीट खाएगा, एनर्जी खाएगा, वो कितनी आई बेटे, वो आएगी I2R इंटू में T आएगी। तो कोई शक वाली बात नहीं है बेटे। ठीक है, बट अगर मान लो
आप लोगों को किसी अनपढ़ आदमी को समझाना है कि भाई हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो कौन सी आ रही है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे उसको बेटे? तो आप उसको ये थोड़ा ना बोलोगे भाई देखो ये उसका सिंबल होता है, ठीक है, यहाँ पे जो आपके घरों में जो ई आता है वो किसके बराबर आता है बेटे? वो आता है 314, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटे? वो 314 है, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी आता है, ठीक है, बढ़िया शाबाश। और आप क्या करते हो? उसको एक रेजिस्टेंस से अप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो आपने उसको क्या करा? एक रेजिस्टेंस से अप्लाई कर दिया। ऐसे थोड़ा ना बोलोगे, इससे तो वो समझ ही नहीं पाया कि क्या बोल रहे हो। आपको हो सकता है वो पागल बोले, आपको घर भेज दे। अब उसको इससे बचने का तरीका क्या बेटे? आप लोग क्या कीजिए, इस सोर्स की जगह बेटे क्या लगा दीजिए, देखो जो आपके पास ना ERMS है बेसिकली बेटे वो स्टडी स्टेट वैल्यू है, वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है बेटे? स्टडी स्टेट वैल्यू है, वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो आप लोग क्या करो कि भाई इसकी जगह क्या करो बेटे? आप एक सोर्स लगा दो, बेटे DC सोर्स, जो कितनी वोल्ट की बैटरी अप्लाई है बेटे? 220 वोल्ट की है, ठीक है। आपने उसको क्या कर रखा है? रेजिस्टेंस से अप्लाई कर रखा है। अब ये कितना करंट छोड़ रही है बेटे? इसके अंदर ये छोड़ रही है IRMS। कितना करंट छोड़ रही है बेटे? IRMS। तो ये जो हीट डिसिपेट करेगा वो किसके बराबर आई बेटे? वो आएगी IRMS का स्क्वायर इंटू में R इंटू में कैपिटल T। तो देख ध्यान से सुन, यही तेरा बिजली का बिल होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुझे किसी अनपढ़ आदमी को समझाना ना, तो ऐसा समझाने की बजाय तू उसको ऐसे आसानी से समझा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई तू क्या अगर कि सोर्स को किससे रिप्लेस कर दे बेटे? एक ऐसे सोर्स से रिप्लेस कर दे जो तुम्हें अल्टरनेटिंग करंट की ERMS वैल्यू दे रहा है। तुमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, तो जो रिजल्ट बेटे इसका आएगा ना, वही रिजल्ट तेरा ये वाला देने वाला है। क्योंकि जो हमने वैल्यू निकाली थी, हमने इस वाले रिजल्ट के लिए निकाली थी। तो जो रिजल्ट ये देगा वही रिजल्ट कौन देगा बेटे? ये वाला दे देगा आपको, ये वाला सर्किट दे देगा। तो दोनों में क्या बेटे? ये भी कितनी हीट डिसिपेट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, उसमें भी हीट इतनी आने वाली है, I²RMS RT। इसको तो हम ऑलरेडी निकाल भी चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। इसमें तो RT यही हीट आएगी, और यहाँ पर भी कितनी है बेटे? सेम ही अमाउंट में हीट आने वाली है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या बेटे हमारे लिए ये जो वैल्यू है ERMS और IRMS हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू किसके बेटे? मीन वैल्यू के, ठीक है। और मैंने आपको बोल दिया है कि भाई आप लोगों को फुल साइकिल के लिए और हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के तो मैंने करा दिया है, हाफ साइकिल के लिए आप लोगों को खुद ब खुद ही इसको देखना बेटे करके। और अगर मान लो मुझे इसका डेफिनेशन लिखना पड़ जाए बेटे, तो डेफिनेशन में आप लोग क्या लिखोगे? तो डेफिनेशन में आप लोग लिखने वाले हो क्या कि भाई IRMS करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की, या ऐसा मान ले IRMS स्टडी स्टेट करंट है, एक ऐसा स्टडी स्टेट करंट है जो किसी सर्किट में 0 से लेकर के T टाइम के लिए चलता है और उसके अंदर हीट पैदा करता है। अब उतनी ही हीट कौन पैदा करेगा बेटे? एक अल्टरनेटिंग सोर्स पैदा करेगा सेम सर्किट में सेम टाइम के लिए, और टाइम कितना बेटे? 0 से लेकर के T तक का है। तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बेटे? उस स्टडी स्टेट वैल्यू क्या बोलते हैं? IRMS वैल्यू बोल देते हैं। तो दोबारा सुन कि ये स्टडी स्टेट करंट की वो वैल्यू है जो किसी सर्किट के अंदर बेटे कितने टाइम के लिए चलेगा बेटे? 0 से लेकर के T टाइम के लिए। तो जितने टाइम के लिए ये चला ना, उतने ही टाइम के लिए बेटे ये क्या करेगा? इस सेम सर्किट में चलेगा और हीट पैदा करेगा। कितने टाइम के लिए बेटे? सेम टाइम के लिए। तो जितनी हीट इसने पैदा करी है उतनी हीट कौन पैदा करे बेटे? ये वाला करंट पैदा करेगा। और उस वैल्यू को हम क्या बोलने वाले हैं? IRMS वैल्यू बोलने वाले हैं भैया। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट बोलने वाले हैं। तो अगर बेटे आपको बुक में कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए कि भाई उसने लिख रखा है 220 वोल्ट और ये 50 हर्ट्ज़, ठीक है, तो डेफिनेटली वो किसकी बात कर रहा है? वो तुम्हारे पास बेटे ERMS की वैल्यू, ERMS की बात कर रहा है वो। और 50 हर्ट्ज़ तो क्या बेटे? फ्रीक्वेंसी है। कहीं तुम्हें लिखा मिल जाए 110 वोल्ट या फिर 60 हर्ट्ज़, तो किसकी कौन सी वैल्यू बेटे? ये तुम्हारी ERMS वैल्यू है। यानी कि अगर वो फ्रीक्वेंसी साथ लिखता ना, तो फ्रीक्वेंसी के साथ लिखते हुए कौन सी वैल्यू देगा आपको बेटे? ERMS की वैल्यू देगा। और आपको जस्ट क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएंगे उसके अंदर। अब बेटे कुछ क्वेश्चन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को कई बार वो पूछ लेता है कि कौन सा डेंजरस होता है? 220 वोल्ट का AC डेंजरस है या फिर 220 वोल्ट का बेटे DC डेंजरस है? तो आपका आंसर होना चाहिए 220 वोल्ट का AC डेंजरस होता है बेटे, ठीक है। क्यों डेंजरस होता है बेटे? उस 220 वोल्ट के AC का मतलब क्या है? ये आपको कौन सी वैल्यू दे रहा है बेटे? वो आपको दे रहा है ERMS वैल्यू। और आप लोगों को मालूम है कि जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो कितनी बनी बेटे? वो बनेगी √2 × 220 वोल्ट। तो कितना आंसर आया बेटे? वो आएगा 314 वोल्ट।
तो 314 वोल्ट खतरनाक है या 220 वोल्ट खतरनाक है वो आप लोग समझ ही गए होंगे। कितना खतरनाक है बेटा, ये 314 वोल्ट वाला ज़्यादा खतरनाक है। इसी वजह से मैं बोल देता हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन भी है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है बेटे, अल्टरनेटिंग जो पोटेंशियल होता है वो तेरा ज़्यादा डेंजरस होता है डीसी पोटेंशियल के कंपैरेटिवली। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बेटे ये बोलता है कि अगर आप लोग एक डीसी एमीटर को, किसको बेटे, डीसी एमीटर को, आप लोगों ने लैब में देखा होगा ना डीसी एमीटर कौन सा होता है, यहाँ पे 1 होता है बेटे 1 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर और यहाँ पे कितना होता है बेटे 3 एम्पियर ऐसे। तो डीसी जो अगर आप लोग उसके डीसी एमीटर के, कौन सा एमीटर है बेटे, ये डीसी एमीटर है जो डीसी करंट मेज़र करता है। अगर आप लोग बेटे उस डीसी एमीटर को कहाँ लगा दोगे, कहाँ लगा दोगे बेटे, अल्टरनेटिंग करंट को मेज़र करने के लिए लगा दोगे ना, तो ये आप लोगों को ज़ीरो रीडिंग शो करेगा। कितनी रीडिंग शो करेगा बेटे, ज़ीरो रीडिंग शो करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे जो डीसी एमीटर होता है ना वो हमेशा ही मीन वैल्यू कैलकुलेट करता है एक कंप्लीट साइकिल के लिए, और मीन वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की फुल साइकिल के लिए कितनी होती है भाई, वो ज़ीरो होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये कितनी रीडिंग शो करेगा बेटे, ये ज़ीरो रीडिंग शो करेगा। क्या शो करेगा बेटे, ज़ीरो रीडिंग शो करेगा। तो अभी तक बेटे हमने इस चैप्टर में ना 4 चीज़ें पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ी हैं, देखो आसान चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने बेटे मीन वैल्यू निकाली थी इलेक्ट्रिक करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की। वो कितनी आई थी बेटे, वो आई थी 2I0/π आई थी, और ये हाफ साइकिल के लिए आई थी, 0 से लेकर के T/2 तक के लिए आई थी, एक बात। और फुल साइकिल के लिए वो 0 थी, उसको मैं मान नहीं रहा हूँ। सिमिलरली ERMS जो आया था वो जो मीन वैल्यू आई थी बेटे अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की, वो कितनी आई थी बेटे, वो आई थी 2E0/π आई थी। फिर उसके बाद मैंने 2 चीज़ें, तीसरी चीज़ बेटे मैंने पढ़ी IRMS मतलब कि हमने बेटे स्क्वायर करा, फिर हमने बेटे मीन करा, फिर हमने बेटे उसका रूट करा, तो किसके बराबर आया, वो IRMS के बराबर आ गया। ठीक है, ये किसके बराबर आई टर्म बेटे, ये आई तुम्हारे पास I0/√। ओके, सिमिलर वे में आप लोगों ने जो नेक्स्ट टर्म पढ़ी वो पढ़ी बेटे ERMS, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। वो कितनी आई बेटे, वो आपके पास आई E0/√2। अब इसी चैप्टर को समझने के लिए इन ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 वैल्यू हमारे लिए ज़्यादा काम की है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमें क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी हेल्प भी करेंगी। क्या करेंगे बेटे, हमारी ये हेल्प भी करने वाली हैं। तो आप लोग क्या करोगे, जस्ट कि जो आपके पास अल्टरनेटिंग सोर्स दे रखा है ना उसको जस्ट रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो बेटे, ERMS से। और दूसरा क्या, जो आपको करंट दे रखा उसको किससे रिप्लेस कर दो बेटे, IRMS से। तो आपके फॉर्मूले सेम टू सेम बन जाएंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप लोगों को मालूम है अगर बेटे मैं ये DC लेता हूँ ना, तो DC इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में सपोज कर कि तुझे क्या निकालना बेटे, तुझे निकालना है कि किसने कितनी पावर खाई है। तो पावर डेफिनेटली कितनी आई बेटे, वो आएगी I/V। तो कितनी है बेटे, V में I आएगी। बट अगर मैं इसकी जगह कौन सा सोर्स लेता हूँ बेटे, मैं अल्टरनेटिंग सोर्स ले लेता हूँ, इस रेजिस्टेंस को अप्लाई करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो कितनी पावर खाएगा। तो डेफिनेटली इसका बिहेवियर अलग होगा। तो पावर किसके बराबर आएगी, यहाँ पे बेटे V है, आप क्या करो इस V को रिप्लेस कर दो किससे, ERMS से। ठीक है, I को रिप्लेस कर दो बेटे किससे, IRMS से। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो बेटे आपका बिल्कुल सेम आएगा। मतलब आपको क्वेश्चन करने में आपकी आसानी रहने वाली है अगर आप लोगों को इनके बारे में अच्छे से मालूम है। जैसे और भी चीज़ें देखो, मैंने आपको बताया कि कितनी हीट खाया बेटे, ये खाएगा I² R में T खाएगा। तो ये कितनी खाया बेटे, ये वाला रेजिस्टेंस डेफिनेटली ये कितनी है बेटे, यहाँ पर आएगा I² RMS में R में T खाएगा। मैंने क्या करा, जस्ट करंट को किससे रिप्लेस कर दे बेटे, RMS वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, और हमारे पास क्या आएगा बेटे, सेम रिजल्ट आएगा। तो ये भी इसके क्या बेटे बहुत अच्छे बेनिफिट है। अब इसी चैप्टर को समझने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है बेटे जिसको अपन बोलते हैं फेज़र डायग्राम। कौन सा डायग्राम भैया, फेज़र डायग्राम। अब ये फेज़र जो डायग्राम है ना वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई अब हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसको हमें अच्छे से पढ़ना है, जिसको मैं कॉम्बिनेशन ऑफ SHM की फॉर्म में आपको पढ़ाने वाला हूँ। वो चीज़ बेटे आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फेज़र डायग्राम होता क्या है, इसमें क्या होता है बेटे, देखो क्या होता है कि सपोज कर कि ये तुम्हारे पास क्या, ये आपके पास है बेटे X एक्सिस है, ये तुम्हारे पास क्या बेटे Y एक्सिस है। अब एक वेक्टर लेता हूँ मैं, एक वेक्टर लेता हूँ बेटे मैं वेक्टर। ठीक है, सपोज कर तूने ये A वेक्टर ले लिया और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेटे वो कितना है, स्मॉल a है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या है कि इस डंडे की जो लेंथ है ना वो कितनी है भाई, वो तेरी स्मॉल a है। ठीक है, वो उसका मैग्नीट्यूड है। अब ये वेक्टर बेटे, ये जो वेक्टर है ना वो इस ओरिजिन के अराउंड में रोटेट करेगा। ऐसे इस ओरिजिन के अराउंड में क्या करेगा बेटे, वो रोटेट करने की कोशिश करेगा। किससे रोटेट करेगा बेटे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब डेफिनेटली
सपोज कर बेटे कि ये वेक्टर रोटेट करता करता, अब वो ऑब्वियस ही बात है सर्कुलर पाथ में ही, मतलब सर्कल बनाएगा है पूरा पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इमेजिन कर कि वेक्टर बेटे ये रोटेट करता करता यहाँ पर आ गया। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसने ये एंगल ट्रेस करा थीटा, और अगर इसने टाइम लिया बेटे टी, तो डेफिनेटली थीटा की वैल्यू कितने बनने वाली है, ओमेगा इंटू में टी बनने वाली है, कोई शक वाली बात नहीं है। इस चीज़ का हमें अच्छे से मालूम है भाई, ठीक है। अब फेज़र डायग्राम क्या बेटे, आप क्या करोगे, देखो मैं क्या करूँगा, मैं समय के साथ साथ, किसके साथ साथ बेटे, टाइम के साथ साथ ना इस वेक्टर की इस वाई एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन आ रही है, मतलब जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है ना समय के साथ साथ, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा इसके ऊपर, यहाँ पर। तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटे, फेज़र डायग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, फेज़र डायग्राम। अब इमेजिन कर कि तेरा ये वाला वेक्टर बेटे ऐसे था, क्या वाई पे इसकी कोई प्रोजेक्शन थी, नहीं थी, तो बेटे पॉइंट आपके पास यहाँ पर आएगा। अब जैसे ही तेरा ये वाला वेक्टर बेटे घूम करके यहाँ पर आ गया, तो डेफिनेटली बेटे अब समय तो आगे चल रहा है, तो टाइम मान ले मैंने यहाँ पर आ गया, तो आपका टाइम यहाँ पर आ गया, तो जो प्रोजेक्शन बनेगी ना वो यहाँ पर बनेगी, नहीं बनेगी डेफिनेटली, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो जो प्रोजेक्शन बनी बेटे वो कौन सी बनी, ये वाली बन रही है। तो ये वाली मतलब क्या है कि यहाँ पर, तो यानी कि जो पॉइंट आएगा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। उसके बाद ये वेक्टर घूमता घूमता कहाँ पर आया बेटे, यहाँ पर आएगा। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग बेटे प्रोजेक्शन जो बनेगी, इतनी पूरी प्रोजेक्शन बन गई, कितनी लेंथ बनी बेटे, उसको मैंने यहाँ मिला दिया। तो टाइम तो आगे सरक गया इस टाइम, तो टाइम के लिए बेटे यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये वाला वेक्टर इधर आएगा, ये वाला वेक्टर इधर आएगा, तो प्रोजेक्शन कितनी बनी बेटे, ये वाली, तो आपके पास यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये वाला वेक्टर बेटे यहाँ पर आएगा, तो प्रोजेक्शन कितनी बनेगी बेटे, 0 बनेगी। वाई एक्सिस पर हमें प्रोजेक्शन देखना है, मतलब कंपोनेंट देखना है इस वाले वेक्टर का, किसकी तरह बेटे, वाई एक्सिस की तरह। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऐसे। उसके बाद ये वाला वेक्टर बेटे घूमता घूमता यहाँ पे आएगा, तो जो प्रोजेक्शन आएगी आपकी खाली और खाली इतनी आएगी। इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, तो आपके पास कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे आ गया। उसके बाद प्रोजेक्शन बेटे यहाँ पर आएगी, इसको आप फिर से फर्दर आगे बढ़ा दीजिए, तो आपके पास ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा और ये फिर यहाँ पर। जब आप इसको ट्रेस करोगे ना, तो आपके पास जो ग्राफ आएगा कुछ ना कुछ इस फॉर्म का आएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटे, फेज़र डायग्राम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटे, फेज़र डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो फेज़र डायग्राम का मतलब ये है कि एक वेक्टर बेटे एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, आपको क्या करना है, समय के साथ साथ उसका प्रोजेक्शन लेना बेटे वाई एक्सिस पर। तो जो भी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर आएगा ना, आप पॉइंट लेते रहिए, ड्रॉ करते रहिए, तो जो भी आएगा बेटे वो क्या बन जाएगा, उसका फेज़र डायग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, फेज़र डायग्राम बन जाएगा। और हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसके अंदर हम फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और हम फिर देखेंगे बेटे क्या कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है ना, जब हम रेजिस्टेंस के क्रॉस में अप्लाई करते हैं, फिर हम कैपेसिटर के क्रॉस में अप्लाई करते हैं खाली, फिर हम बेटे किसके क्रॉस में अप्लाई करते हैं, इंडक्टर के क्रॉस में अप्लाई करते हैं ना, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, क्या करंट है, क्या फेज़ है, मतलब उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर बेटे नेक्स्ट टाइम में करेंगे।